नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 12th के सिलेबस का एक बहुत ही आसान सा टॉपिक, बट मैंने अक्सर देखा है कि लोग इस टॉपिक में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने लगते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस टॉपिक के कंसेप्ट्स की 11th के कंसेप्ट के साथ जिस तरह से ब्रिजिंग की जानी चाहिए वैसी की नहीं जाती। तो मैं आपके लिए इस टॉपिक में उसी सेतु निर्माण का कार्य करूंगा ताकि आपको इस टॉपिक को समझने में और करने में आसानी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर जैन स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल कॉमर्स सेतु पर। दोस्तों 11th में आपने दो टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, एक कैश बुक और दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बस इन दोनों टॉपिक की हेल्प से ही हम इस टॉपिक को करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ? अरे घबराओ नहीं, मैं जानता हूं कि 11th के कंसेप्ट पर पूरी तरीके से धूल जम चुकी होगी अब तक। तो मैं जब भी 11th के कंसेप्ट्स का रेफरेंस लूंगा मैं उनको भी समझाता हुआ चलूंगा। उसके बाद भी यदि आपको कहीं पर दिक्कत महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उन टॉपिक्स को अलग से डील करूंगा। चलें स्टार्ट करें। दोस्तों हम ब्रॉडली ऑर्गेनाइजेशंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग होता है और दूसरा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसका पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। तो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आप 11th में पढ़ चुके हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की आपने पूरी अकाउंटिंग पढ़ रखी है। अब हमें बात करनी है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। तो आखिर ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? तो दोस्तों ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनको बनाने का पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं बल्कि सोशल सर्विस या सोशल वेलफेयर होता है, वो ऑर्गेनाइजेशंस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कहलाते हैं। ये किसी भी पर्पस के लिए फॉर्म किए जा सकते हैं दोस्तों, एजुकेशनल वेलफेयर या कल्चरल वेलफेयर या स्पोर्ट्स एक्टिविटी में वेलफेयर। तो आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को अपने इर्द गिर्द काम करता हुआ देख सकते हैं जो प्रॉफिट मेकिंग पर्पस के लिए नहीं सिर्फ पब्लिक की सर्विस के लिए काम करते हैं। तो अब हमें इस टॉपिक में क्या देखना है दोस्तों? हमें इस टॉपिक में देखना है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे प्रिपेयर किए जाते हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये शब्द तो सुना सुना सा लग रहा है। हाँ दोस्तों, आप ये शब्द, ये वर्ड 11th में पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कुछ याद आ रहा है जहां पर आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते थे? हाँ, वहां पर आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या बनाते थे दोस्तों, जरा याद दिलाना मुझे। पहली चीज ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी चीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर एट द एंड आप उसका बैलेंस शीट तैयार करते थे। तो वैसे के वैसे ही दोस्तों हमें एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। अब ये क्यों प्रिपेयर करने होते हैं मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर थोड़ा सा आपको उसको भी समझाऊंगा, उसका भी एक लॉजिक है। तो दोस्तों जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं वैसे ही हमें नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता क्या क्या है। तो दोस्तों नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें आती हैं। पहला है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट टर्म से तो आप भली भांति वाकिफ हैं। आपने 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की खूब बैलेंस शीट्स बनाई है और मैं आपको यकीन दिला दूं दोस्तों आप इन दोनों टर्म्स से भी वाकिफ हैं। ऐसा कुछ आप पहले 11th में भी कर चुके हैं, बस नाम चेंज हुआ है, बाकी करने का तरीका वैसा ही होगा जैसा आप 11th में कर आए। मैं बताता हूं, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। दोस्तों नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज आती है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसको बनाने का तरीका सेम बेटा सेम वैसा का वैसा होता है दोस्तों जैसा आपने 11th में एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कैश बुक बनाना सीखा था, याद है क्या? हाँ, बस वहां पर कैश बुक में क्या होता था, डेबिट और क्रेडिट दो साइड होते थे। डेबिट में डेट का कॉलम, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर लेजर फोलियो का कॉलम और उसके बाद अमाउंट का कॉलम, और सेम यही चार कॉलम क्रेडिट साइड में भी रिपीट होते थे। और वहां पर आप करते क्या थे, यहाँ याद दिलाइए मुझे। कैश बुक में सबसे पहले सर हम बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ले लेते थे कैश का। उसके बाद क्या करते थे,
सारी की सारी सर रिसीट्स हम डेबिट साइड में लेते थे और फिर क्या करते थे, सारे के सारे पेमेंट्स हम क्रेडिट साइड में लेते थे और एंड में हमारा क्या आता था, क्लोजिंग बैलेंस कैश का। तो दोस्तों मैं अगर आपसे बोलूं जैसे आप 11th में कैश बुक करते थे वैसे के वैसे ही आपको 12th में रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट करना है, तो कितना मजा आएगा, हो गया ना इजी। हाँ दोस्तों, जैसा दोस्तों 11th में कैश बुक करते थे वैसे के वैसे हमें रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट करना है। देखिए कैसे। अभी हम फॉर्मेट्स को लेकर के ज्यादा परेशान नहीं होंगे, पहले हम ये समझेंगे क्या करना है कैसे करना है, फिर फॉर्मेट्स तो बहुत इजीली आ जाने वाला है। तो देखिए, जैसे देखना आपने 11th में कर रखा था कैश बुक, वहां पर आप डेबिट में सारी की सारी रिसीट्स लेते थे ओपनिंग बैलेंस के नीचे, उसके बाद क्रेडिट में सारे के सारे पेमेंट्स लेते थे और एट द एंड आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाता था। तो बस वैसे के वैसे ही हमें रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट भी बनाना है। एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास जितनी भी रिसीप्ट हुई होंगी रिलेवेंट पीरियड में उन्हें आप सबको डेबिट में लेंगे और जितने भी उसने पेमेंट्स कर रखे होंगे उन्हें आप क्रेडिट में लेंगे, तो आपका रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट बनकर तैयार हो जाएगा। बोलिए है ना इजी। चलिए आइए, तो इसके बाद नेक्स्ट चीज देखते हैं कि इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दूसरी चीज क्या आती है। दोस्तों दूसरी चीज का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बिल्कुल बिल्कुल सेम है दोस्तों, जैसा आप 11th में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे। याद है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे आप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते समय, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद जो बनाते थे। हाँ बस जैसा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे वैसे के वैसे ही आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तैयार करना है। बस यहां पर हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, एक अजम्पशन का ध्यान रखना होता है, अकाउंटिंग अजम्पशन, जिसका नाम है अक्रूवल बेसिस अजम्पशन। कुछ याद आ रहा है, ये नाम सुना हुआ है? हाँ घबराइए नहीं, मैं याद दिलाता हूं। अक्रूवल बेसिस अजम्पशन जो कहता है कि इनकम इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न्ड और एक्सपेंसेस इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज इनकर्ड। मतलब क्या है इसका? अक्रूवल बेसिस अजम्पशन दोस्तों दो चीजों के बारे में बात करता है, पहली इनकम्स के बारे में और दूसरी एक्सपेंसेस के बारे में। इनकम्स के बारे में क्या बोलता है अक्रूवल बेसिस अजम्पशन? वो बोलता है कि भाई आप जब बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग कर रहे हैं तब आपको एक चीज करना है कि इनकम वो तो लेनी ही लेनी है जो आपको इन कैश रिसीव हो चुकी है, बट आपको वो इनकम भी लेना है जिनको आपने रिसीव तो नहीं किया है, जिनका कंसीडरेशन आपने रिसीव तो नहीं किया है बट उनको रिसीव करने का आपका राइट आ चुका है। तो ऐसी इनकम को जब आप अपनी रिसीव इनकम में ऐड कर देंगे तो आपकी टोटल इनकम आ जाएगी दोस्तों। याद है ना आप करते थे जब इनकम्स लेते थे तो इनकम जो रिसीव है प्लस वो तो लेते ही लेते थे, प्लस ऐसी इनकम्स भी ले लेते थे जो अभी रिसीव नहीं है, जिसे आप अक्रूड इनकम बोलते थे। ऐसी इनकम जो अभी रिसीव नहीं हो पाई है बट अर्न हो चुकी है, कमा चुके हैं, लेने का राइट आ गया है। हाँ तो इन दोनों को टोटल करते थे तो आप लिखते थे अपनी टोटल इनकम, ऐसे ही यहां पर भी किया जाएगा। अब आते हैं एक्सपेंसेस के बारे में। एक्सपेंसेस दोस्तों, एक्सपेंसेस के केस में ये बोलता है कि जब आप अपना एक्सपेंस रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो वो एक्सपेंसेस तो लेने ही लेने हैं आपको जो आपने पे कर दिए हैं, बट कभी कभी कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी तो रह जाते हैं ना दोस्तों जिनकी पेमेंट हमने की नहीं होती है बट उनसे जो बेनिफिट डिराइव हुआ है वो हम यूज कर चुके होते हैं, है ना। एक एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। मान लीजिए आपने 11 मंथ का 10,000 के हिसाब से रेंट दे दिया है, तो आप कितना रेंट दे चुके हैं दोस्तों? 1,10,000। अब एक महीने का रेंट आपका आउटस्टैंडिंग रह गया, मतलब आपके पास कैश नहीं था तो आपने लैंडलॉर्ड को रेंट नहीं दिया बट आपने प्रमाइस तो यूज किया है ना। हाँ तो आपकी ऑब्लिगेशन टू पे तो आ चुकी है ना, मतलब लायबिलिटी तो आ चुकी है। हाँ तो अक्रूवल बेसिस अजम्पशन यही बोलता है जब आप अपने टोटल एक्सपेंसेस निकाल रहे हो तो ऐसे एक्सपेंसेस जो पे कर दिए प्लस वो एक्सपेंसेस भी ऐड कीजिए जो आपने पे तो नहीं किए बट जिनको पे करने की आपकी लायबिलिटी ऑलरेडी आ चुकी है। तो ऐसे करके आपके निकलेंगे टोटल एक्सपेंसेस। बस इतनी सी बात कहता है दोस्तों, और ज्यादा घबराइए नहीं, जब हम इस पर और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहां और क्लियरिटी आ जाएगी।
देखें क्या करना है अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, तो आइए देखते हैं इसको। तो दोस्तों जब आप 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे तो सारे के सारे एक्सपेंसेस डेबिट में लिखते थे और सारी की सारी इनकम्स क्रेडिट में लिखते थे, और हाँ अक्रूवल बेसिस असम्पशन का तो ध्यान रखते ही थे। तो ठीक वैसे ही हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते समय भी करना है। सारे एक्सपेंसेस आएंगे डेबिट साइड में और सारी की सारी इनकम्स आएंगी क्रेडिट साइड में, और अक्रूवल बेसिस असम्पशन को हम फॉलो करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है दोस्तों, उसके बाद हमारा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी कंप्लीट हो जाएगा। याद कीजिए एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जब इनकम ज्यादा होती थी और एक्सपेंसेस कम होते थे तो आप उस केस को बोलते थे नेट प्रॉफिट, और जब इसकी इनवर्स पोजीशन होती थी तब आप क्या बोलते थे उसे, नेट लॉस। तो दोस्तों एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस बोला जा सकता है क्योंकि वो उसका बनने का पर्पस ही प्रॉफिट मेकिंग होता है, बट एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में हम जो एंड रिजल्ट आता है उसको नेट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बोलते हुए कुछ और बोलते हैं, और क्या बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक अगर प्रॉफिट आता है तो हम उसे बोलते हैं सरप्लस, और लॉस आता है तो हम उसे बोलते हैं डेफिसिट। और ऐसा क्यों है, सीधी सी बात है, क्योंकि एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपने पास प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं बता सकती, ठीक है ना। बड़े देखें दोस्तों, जब इनकम ज्यादा होंगी एक्सपेंसेस कम तो सरप्लस बोलेंगे, जब इनकम कम होंगी एक्सपेंसेस ज्यादा तो डेफिसिट बोलेंगे। आई क्या बात समझ में, और हम इसको और अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। तीसरी और आखिरी चीज क्या बनती है इसमें, बैलेंस शीट। मैं बता ही चुका हूं, आप 11th में जैसे बैलेंस शीट बनाते थे ठीक वैसे ही बैलेंस शीट बनानी है। एक साइड में सारी की सारी लायबिलिटीज लिखी जाएगी और अगली साइड में सारी की सारी क्या लिखी जाएंगी, एसेट्स लिखी जाएंगी, और बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या आता है दोस्तों, इक्वल आता है। बस तो दोस्तों इतना ही करना है हमें बैलेंस शीट में, और इन डिटेल इसको एक एक करके हम देखेंगे कि रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट एक्चुअली में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कैसे काम कर रहा है, कैसे बन रहा है, क्या क्या टर्म्स यूज हो रहे हैं उसमें, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या क्या हो रहा है, बैलेंस शीट में क्या क्या हो रहा है, और एक और टॉपिक है इसमें छोटा सा इस चैप्टर में फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, उसको भी टच करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो अभी तक के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए घर में रहें, सेफ रहें, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।